कि पावन तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में सुंदरीकरण करने का कार्य ये डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। महाराज सुहेलदेव को विजय स्तंभ स्मारक बहराइच में ये डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। निषाद राज गुह का स्मारक और भगवान राम के साथ उनकी 56 फुट ऊंची प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 4-4 बार रह करके किया क्या? आप कर क्या रहे थे? आप तो अवसरवादिता दिखाते रहे, कभी सपा के साथ, कभी सपा कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, और फिर जैसे ही अवसर आया उसमें उनके साथ फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकल गए। ये लगातार करते रहे और इसीलिए यह एक अवसर है हमारे पास। पहली बार अभी बजट पे चर्चा होगी, हम बताएंगे। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं लागू किए जाने के, हो चुके हैं। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है और उनके प्रति भी पुण्य स्मरण करने का एक अवसर है। सरकार एक बड़ी व्यवस्था उनके नाम पर घोषित करने जा रही है। संत कबीर के नाम पर भी हमारी सरकार एक योजना लेकर के आई है, संत रविदास के नाम पर भी लेकर के आई है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही बताया। सरदार पटेल के नाम पर भी हमारी सरकार करने थी। अम्बेडकर गांव अनुसूचित जातियों का चयन करके सबसे ज्यादा विकास पहले वही कराए। महोदय, यही नहीं, यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन का यह महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष भी है। काकोरी ट्रेन एक्शन देश की स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है और यह उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर है और हमारी सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए कार्य कर रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पिछले 7.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश की पहचान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के तत्काल बाद और उसके उपरांत सरकार गठन होने के बाद ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के आयोजन के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 से लेकर के 24 जनवरी 2017 तक कभी भी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया गया। पहली बार 24 जनवरी 2018 को हमारी सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल से रामनाईक जी के आग्रह पर हम लोगों ने इस आयोजन को भव्यता के साथ आगे मनाया, लेकिन इस आयोजन के साथ मैंने बहुत सारी चीजों को जोड़ने का काम भी किया। हर बार के आयोजन के साथ कुछ न कुछ जोड़ना जो उत्तर प्रदेश को पहचान दिला सके। और पहला आयोजन था जिसमें हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लॉन्च किया था। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, ये पहले से चले आ रहे थे, लेकिन लुप्त प्राय से हो गए थे, इनको पहचान समाप्त हो गई थी। जैसे आपने काला नमक चावल की बात कही, ये काला नमक चावल कहते हैं भगवान बुद्ध का प्रसाद है। भगवान बुद्ध के समय में इसकी उत्पत्ति होती है और भगवान बुद्ध ने के समय से ये चावल है, बहुत उसकी खुशबू है। तो अलग विषय है कि आप अकेले खा जाते हैं, शिवपाल जी को नहीं खिलाते हैं। कभी खिला दीजिए, उनको भी बोला
हाँ, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा लाए गए चावल का जरूर हम स्वाद लेंगे। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं खन्ना जी को भी खिलाऊंगा। लेकिन यह है कि खन्ना जी के अनुसार डाइट लेके आएंगे आप। महोदय, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है और देश के अंदर परंपरागत उत्पाद को कैसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके ब्रांड के रूप में कहीं देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चा होती है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की योजना की चर्चा होती है। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपने सिद्धार्थनगर की जो बात कही है कि वो काला नमक चावल के लिए इतना पैसा लिया गया, इतना उसमें सब्सिडी सरकार से मिली है, वो ये घटना नहीं है। ये मामला है खेसरा ब्लॉक की एक एसपीबी में, ये एफपीओ से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर चलाने के लिए वहां पर 20 व्यक्तियों की, एक व्यक्ति नो बल्कि एक समूह को एक पैसा दिया गया है। व्यक्ति नहीं है तो समूह है, एफपीओ जिसको कहते हैं, किसान उत्पादक संगठन है ये। और किसान उत्पादक संगठन को ये पैसा दिया गया है जिससे काला नमक चावल की वो ब्रांडिंग कर सके, उसको प्रमोट कर सके और किसानों के साथ जोड़ करके फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए एक सेंटर बना सकें और वह कार्य करेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत देर नहीं है, चिंता मत करिए, सब होगा, अपने अनुसार चलेगा। कुछ तो हुआ है। अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, अब तक काला नमक चावल की याद नहीं आई, खाते जिंदगी भर रहे, लेकिन काला नमक चावल को पहचान हमारी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। और पाणे जी वही कह रहे हैं ना, तो ये एफपीओज है और ये उन हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दे करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसको एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए उस दिशा से वो सेंटर बनाया गया है और वह उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है और कार्य भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने अयोध्या के बारे में भी कहा। अयोध्या में आप लोगों की परेशानी को मैं समझ सकता हूं और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना, एक समाजवादी से नहीं, इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह, हमने कहा था कृष्ण की एक बहुत भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना एक डॉक्टर लोहिया को भी झुठलाने जैसा है। याद करिए डॉक्टर लोहिया ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बारे में किन विचारों को उद्धृत किया था। और मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपकी चिढ़ स्वाभाविक है, क्योंकि पहले अयोध्या में क्या होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते?
इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। और अयोध्या के अंदर 1700 करोड़ रुपए से अधिक केवल हमने कंपनसेशन पे खर्च किया। और आपने माझा, जो आपने वहां की जमारा की बात की, तो वह 14 गांवों के संबंध में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना द्वारा शूटिंग के लिए उस लैंड को अधिसूचित किया गया था, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उसको डिनोटिफाई हमने किया है, क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, न्यूट्रल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है, लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं, उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। ये कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी, और ये तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, कि भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था, या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, पंडित जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे, वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। ये हमारा आदर्श गांव था। और उस व्यवस्था के तहत हमारे गांव में भी हस्तशिल्पी हुआ करते थे, शहरों में भी तमाम हस्तशिल्पी हुआ करते थे। कोई नाव का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, कोई हलवाई का काम करता था, कोई दर्जी का काम करता था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन राशन के आधार पर लोग एक दूसरे की व्यवस्था का संचालन करते थे। और पहली बार उनके श्रम को सम्मान मिला। हमारी सरकार ने उन्हें आज पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग कराना, इनको टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाना और फिर इनके प्रोडक्ट को या इनको सस्ते में लोन और ब्याज वहां पे लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ जोड़ करके इनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान है। 2020 में 24 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन हम लोगों ने घोषित किया था।
मिशन शक्ति का अभियान महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ जुड़ा था, जिसमें महिला सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्वावलंबन भी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।